नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, आप सभी का ई आचार्य के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे साथ हैं शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर रजनी रंजन सिंह जी, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिटेटिव सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन सी होती हैं। साथ में हमारे साथ 4 छात्र मौजूद हैं। उन चारों छात्रों का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देता हूं। इधर हमारे साथ बैठे हैं विजय कुमार जी। विजय कुमार जी रिसर्च स्कॉलर हैं शिक्षा विभाग में। उसके बाद जो बैठे हैं वीरेंद्र जी हमारे यहाँ रिसर्च स्कॉलर हैं पॉलिटिकल साइंस विभाग में। इधर हमारे यहाँ दूसरी तरफ अगर आप देखें तो संजय जी बैठे हैं जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं एजुकेशन विभाग में। और उसके बाद शौकत जी बैठे हैं जो कि हमारे भूगोल विभाग में रिसर्च स्कॉलर हैं। डॉक्टर रजनी रंजन सिंह जी, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद अखिलेश जी, आपने तो बहुत ही बड़ा परिचय दिया। जैसा कि आपने कहा कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम किस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। चूँकि सर देखा ही जाता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की मेथड्स और क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स दोनों में काफ़ी अंतर है। तो ऐसे में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या दोनों के सैम्पलिंग के टेक्निक्स में भी अंतर है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले 2 पैराडाइम है रिसर्च के। जो मेजर पैराडाइम है वो पैराडाइम है एक क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम और एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम है वो बेसिकली एक एम्पिरिकल पॉजिटिविज्म स्कूल पे बेस्ड है। एम्पिरिकल पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मीन्स क्या है कि वो बिल्कुल एक मैथमेटिकल मॉडल पे काम करता है। और जो दूसरा पैराडाइम है जो क्वालिटेटिव रिसर्च का पैराडाइम, वो बेसिकली फिनोमेनोलॉजिकल पैराडाइम पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल सब्जेक्टिव मॉडल पे डिपेंड करता है। तो एक स्कॉलर को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम में और क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम में क्या डिफरेंस है। एक बिल्कुल व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ मॉडल है, दूसरा कंप्लीटली वस्तुनिष्ठ मॉडल है, ऑब्जेक्टिव मॉडल है। तो इस तरीके से ऑफ कोर्स जब पैराडाइम डिफरेंट है तो सैम्पलिंग टेक्निक भी डिफरेंट होंगे। और वो इस तरीके से कि जैसा कि पता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम में जो ऑब्जर्व करते हैं उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई के बाद हम बेसिकली डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद हम हाइपोथेसिस को अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं। उसके बाद एक थ्योरी बिल्ड करते हैं। मीन्स क्या कि वो एक थ्योरी को अप्रूव करना या डिसअप्रूव करना, थीसिस को अप्रूव करना या डिसअप्रूव करना, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम का ये बेसिक फीचर होता है, बेसिक उद्देश्य होता है। लेकिन जस्ट इसका एंटीथेसिस यदि हम क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम को देखें तो उसका बेसिक पर्पस थ्योरी जनरेशन का होता है, थ्योरी वेरिफिकेशन का नहीं होता है। वो थ्योरी जनरेट करती है। एक को यदि देखा जाए तो बिल्कुल एक टॉप डाउन अप्रोच है और दूसरा बॉटम टू टॉप अप्रोच है। तो ऑफ कोर्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम में बेसिकली डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एक हाईली ऑब्जेक्टिव है तो एक सब्जेक्टिव है। तो दोनों दो एंड पे हैं। और कभी कभी हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, जिसको हम मिक्स मेथड भी कहते हैं। जी, तो ऐसे में सर आपने सही बताया कि दोनों 2 अलग अलग पैराडाइम्स पे बेस्ड हैं। तो जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसमें भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूजुअली अगर यूज करते हैं तो क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो ऐसे में हमारे रिसर्चर्स, हमारे छात्र जो है उनको उत्सुकता होगी कैसे कौन कौन से टाइप्स हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्चेज में यूज होते हैं।
हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जब क्वालिटेटिव रिसर्च में सैम्पलिंग की यदि बात करें तो वो बेसिकली एक पर्पजिव सैम्पलिंग होती है। यदि मेजर क्राइटेरिया देखा जाए वो यूजुअली हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग की हम बात करते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली किसी एक यूनिट को लेकर के, किसी एक पर्पज़ को लेकर के, किसी एक एरिया को लेकर के, तो उसमें रैंडमनेस की न तो कोई मतलब ज़रूरत है, न तो कोई उसका सिग्निफिकेंस है। जी, ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रैंडम का मतलब है कि ईच एंड एवरी को सिलेक्शन का इक्वल चांस मिले। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो, क्योंकि हमें थ्योरी तो जनरेट करना है, लेकिन हमें थीसिस को अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करना है। तो इसमें जैसे नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसको पर्पसिव सैम्पलिंग या जिसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हैं। उसमें जो मेजर जो टाइप्स हैं वो यदि देखा जाए तो डेविएंट सैम्पलिंग या एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग कहते हैं, इंटेंसिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। कभी कभी एक जो मेजर टाइप है उसको स्नोबॉल सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं, और जिसको चेन सैम्पलिंग के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद यदि देखा जाए तो मिक्स्ड जो सैम्पलिंग के मेथड्स हैं, जिसमें हम कभी कभी थोड़ा सा रैंडम भी, लेकिन बहुत ही रेयर मात्रा में, और ज़्यादातर पर्पसिव यानी कि मिक्स्ड मेथड भी सैम्पलिंग का हम प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद यदि और देखा जाए तो इसमें जो पर्पसफुल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी करते हैं, कि हम अपने पर्पस के आधार पे स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक स्ट्रेटा से हम सैंपल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यदि देखा जाए तो ये मेजर टाइप हैं, जिसमें एक्सट्रीम सैम्पलिंग या फिर डेविएंट केस सैम्पलिंग या फिर इंटेंसिटी केस सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग या जिसको चेन सैम्पलिंग या जिसको पर्पसिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये सब मेजर टाइप्स हैं जो कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च में हम यूज़ करते हैं। सर, मैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा यहाँ पे, कि जैसे आपने कहा डेविएंट केस सैम्पलिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेविएंट केस सैम्पलिंग में कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी स्पेसिफिक केस को सेलेक्ट करते हैं हम, जिसमें कि वो पार्टिकुलर क्वालिटी हो जो हम चाहते हैं? जस्ट बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। यदि देखा जाए तो यदि चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन की बात करते हैं, उसमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। यदि देखा जाए तो एक बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होता है जी। उसके बाद फिर यदि देखा जाए तो उससे थोड़ा सा यदि आप नेगेटिव की तरफ बढ़ें तो उसमें कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो कि जिसको हम TMR के रूप में भी जानते हैं, ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन। ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको बिल्कुल जिसको प्रोफाउंड MR कहते हैं, या कस्टोडियल जो। तो जैसे हमें केवल कस्टोडियल या प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड पे हमें स्टडी करना पड़ेगा, तो वो कम्प्लीटली वो जो यूनिट है काफ़ी डेविएंट यूनिट है। तो हम वैसे ही डेविएंट केसेस को लेंगे। जैसे कोई लड़का क्लासरूम में यदि देखा जाए तो क्लासरूम में कुछ एंटी सोशल बिहेवियर भी करता है। जैसे कोई लड़का यदि ऐसा भी है कि वो क्लास से हमेशा भाग जाता है, और एक रिसर्चर चाहता है कि हम वैसे लड़के का ही अध्ययन करें, क्लास से भागने वाले बिहेवियर का अध्ययन करें, भागने वाले बिहेवियर का, तो वो डेविएंट केसेस है, वो नॉर्मल केस नहीं है। डेविएंट केस क्लास में एक दो लड़के ही ऐसे होते हैं जी, जो यूजुअली क्लास से वो भागते हैं। तो ये इस तरीके का जहाँ पे आपको बिल्कुल केस स्पेसिफिक स्टडी करनी होती है, वहाँ आप इसको डेविएंट केस सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। एक दूसरा मुझे लग रहा है स्नोबॉल सैम्पलिंग की आपने चर्चा की थी जी। हाँ। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में थोड़ा प्रकाश डालें। जो स्नोबॉल सैम्पलिंग शायद आपने ये महसूस किया होगा कि कभी आप शायद हिल एरियाज़ में गए होंगे और जहाँ से स्नोफॉल होता है तो शायद आपने स्नो का गेंद बना करके आपने ज़रूर खेला होगा। जी जी। तो स्टार्टिंग में यदि आप देखते होंगे कि जो बॉल का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो लुढ़कता है तो स्नो उससे चिपकता जाता है, और जो बॉल का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, बड़ा होता जाता है। जी। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि जब हमें रिसर्च में किसी खास स्पेसिफिक केसेस को स्टडी करना होता है, जैसे
आप यूजुअली देखते होंगे कि साइकोलॉजी में जनरली स्टडी होता है कि कितने लोग ड्रग लेते हैं और उस ड्रग लेने वाले लोगों का बिहेवियर क्या है। तो आपको यदि एक भी कोई केस पता लग जाता है कि ये ड्रग लेता है, तो उस ड्रग एडिक्ट से यदि आप क्वेरी करते हैं, यदि आप उससे क्वेरी करके और बाकी दूसरे केसेस के बारे में यदि जानकारी लेते हैं, तो एक दूसरे का पता बताएगा, दूसरा तीसरे का पता बताएगा, तीसरा चौथे का पता बताएगा। यानी कि स्टार्टिंग में आपके पास केवल एक यूनिट थी, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके पास बढ़ते जा रहे हैं यूनिट्स की संख्या बढ़ती जा रही है हमारे पास। तो इसको कंपेयर किया गया है उस स्नो बॉल से जो स्टार्टिंग में छोटा था और धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन के बाद वो बड़ा होता गया। तो जनरली ये एक पर्पसिव सैम्पलिंग है और जो खास करके स्पेसिफिक केसेस में ही हम इसका प्रयोग करते हैं, खास करके जहाँ पे बहुत ही कोई कॉन्फिडेंशियल, जैसे आप हमेशा देखते होंगे कि कोई एक यदि कोई पुलिस मर्डर केस का कोई सॉल्व कर रही है, चाहे वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यदि कोई एक खास किसी केस को स्टडी कर रही है, तो पहले लगता है कि कोई एक व्यक्ति को जिस पे सबसे ज़्यादा संदेह होता है, पुलिस उसको पकड़ती है। धीरे धीरे उनके जितने भी कॉन्स्पिरेटर हैं, पुलिस उसको पकड़ लेती है, सबको पकड़ कर उनसे पूछताछ करती है, उससे पूछताछ करती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करती है केस को। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग ऐसे ही केसेस में हम उसका प्रयोग करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक उदाहरण मुझे याद आया सर जी, कि जैसे आजकल आपने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग का दौर चल रहा है। बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही करते हैं कि पहले एक मेंबर चुनते हैं, उस मेंबर को ये टारगेट दिया जाता है कि आप 3 मेंबर बनाओ। बिल्कुल। तो दिस में आल्सो बी एन एग्जांपल ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति को सपोज कि जैसे आपने बताया कि विजय जी हैं, विजय जी से जैसे पता चल गया वीरेंद्र जी को कि ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो इनसे इनका कनेक्शन बढ़ा, ये इनसे इनका कनेक्शन बढ़ा, इनसे इतना। तो स्टार्टिंग में कोई एक व्यक्ति ही इस तरीके का शॉपिंग करते थे, अब देखने में लगा कि कितने लोग हो गए, कई लोग पूरा एक चेन बन गया, पूरा एक चेन बन गया। मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, समथिंग लाइक अ न्यूक्लियर रिएक्शन, राइट। इट इज ये इसको कहा जाए तो एक ये फ्यूजन नहीं, फिजन रिएक्शन ये बेसिकली ये बेस्ड है जी। बहुत अच्छा कहा आपने, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण टाइप्स हैं, जैसे कि एक और टाइप क्रिटिकल केस सैम्पलिंग मैंने देखा, ये क्रिटिकल केस सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा बताएं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि आपने अभी इबोला वायरस का नाम सुना होगा, है ना। और इबोला वायरस में बेसिकली क्या है कि हर एक एयरपोर्ट पे ये सूचना दे दी गई है कि यदि इस तरीके का यदि कोई कंटामिनेटेड केस यदि समझ में आता है, तो बिल्कुल उनको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। यानी हो सकता है कि वो इबोला वायरस हो या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्रिटिकल डिजीज़ के केस में या क्रिटिकल केसेस के केस में जो बिल्कुल ही यूनिक है, जो इससे पहले हो सकता है कि आप यूजुअली आपने देखा नहीं होगा। तो इस तरीके का जब भी कोई एक्सट्रीम डेविएंट केसेस का जब हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसको हम क्रिटिकल कहते हैं, वो नॉर्मल से क्या है, बिल्कुल नॉर्मल से अलग है। और जहाँ तक मुझे लगता है क्रिटिकल से, कि उस सिचुएशन को तुरंत एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे आप देखते होंगे कि अभी जो इबोला वायरस का है, तो पूरे जितने भी यूएनओ से लेकर के हर एक जगह का डायरेक्शन है कि जल्दी से जल्दी एक वैक्सीन का इसका डिस्कवर किया जाए और उसके बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, नहीं तो स्थिति क्रिटिकल से वर्सन की स्थिति हो जाएगी। तो इस तरीके के केस में हम ये सैम्पलिंग हम यूज़ करते हैं। हम क्रिटिकल केस सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी सर बहुत सारे डिस्कस किए थे कि क्वालिटेटिव रिसर्च में सैम्पलिंग यूज किए जाते हैं। उसमें से एक और जो मुझे लगता है कि चर्चा की जानी चाहिए यहाँ पे, वो है मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग। तो ये मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग क्या है, इस पे आप थोड़ी देखिए, मैक्सिमम वेरिएशन का मतलब ये है कि कभी कभी जो किसी एट्रीब्यूट के टर्म में यदि हम बात करें, तो पॉपुलेशन कभी होमोजीनियस होता है और एट्रीब्यूट के वेरिएशन के आधार पर पॉपुलेशन कभी
हेट्रोजीनियस होता है। तो पॉपुलेशन को यदि देखा जाए कि सेम हर एक यूनिट में सेम एट्रीब्यूट्स हैं तो वो होमोजेनियस केस है और होमोजेनियस पॉपुलेशन है। लेकिन यदि पॉपुलेशन के हर एक सैम्पलिंग यूनिट में उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं तो वो क्या है, एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से जब हम मैक्सिमम वेरिएंस सैम्पलिंग का जैसे हम यूज़ करते हैं तो हम जनरली देखते हैं कि जब हर एक केसेस में कुछ ना कुछ यूनिकनेस हो, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हों। जैसे सपोज़ कि हो सकता है कि ये लिखने में बहुत अच्छे हों और ये हो सकता है कि बोलने में आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन यदि उनको बोलने के लिए कह दिया जाए तो हो सकता है कि एक केस दूसरे केस के बहुत समान नहीं है, राइट। तो और यदि हम कोई एक और क्राइटेरिया की बात करें तो हो सकता है कि चारों में बहुत ही अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और हर एक क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। यूजुअली क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं कि जनरलाइजेशन हमारा फोकस होता है। हाँ सर, हमारा मेजर फोकस जो होता है वो जनरलाइजेशन, हमारा मेजर जो पर्पस होता है जनरलाइजेशन का होता है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारा जो मेजर फोकस जनरलाइजेशन का नहीं होता है, हमारा मेजर फोकस इन डेप्थ स्टडी का होता है कि ताकि ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट का हम स्टडी करें कि हमें सभी एस्पेक्ट से हम रूबरू हो जाएं और उसके बाद हम किसी भी केस के बारे में या किसी भी सैंपल के बारे में या किसी भी यूनिट के बारे में हम ये कह सकें कि ये इनमें यही एट्रीब्यूट पाया जाता है। तो जहाँ पे मैक्सिमम वेरिएशन का है, तो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हेट्रोजीनियस है, जिसमें यदि स्टैट के टर्म में यदि हम बात करें तो आप कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन से मेज़र होता है कि पॉपुलेशन किसी एट्रीब्यूट पे कितना होमोजेनियस है या कितना हेट्रोजीनियस है। तो ऐसा मान लीजिए कि जहाँ पे डेविएशन बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे हम इस तरीके का क्वालिटेटिव सैम्पलिंग स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे, मैक्सिमम वेरिएशन का। मीन्स हम ऐसे केसेज लेंगे जो आपस में बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, या इसको यूँ कहें कि एक्सट्रीम लेवल पे केसेज हम लेंगे। बिल्कुल, इसको आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के आधार पे भी समझ सकते हैं कि जैसे यदि आपको कहा जाए तो पॉजिटिव की तरफ +3 सिग्मा और दूसरी तरफ -3 सिग्मा, दूसरी तरफ -3 सिग्मा जी। तो यदि देखा जाए कि -3 सिग्मा पे जो भी कोई व्यक्ति या कोई भी यूनिट स्टैंड करता है उसमें जो भी एट्रीब्यूट्स है और जो +3 सिग्मा पे जो यूनिट स्टैंड करता है उन दोनों में एक्सट्रीम वेरिएशन है जी। बिल्कुल। और यदि हम इनका अलग स्टडी ना करें और इनका अलग स्टडी ना करें तब तक तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना वेरिएशन है। इसीलिए दोनों केसेस को हम एक्सट्रीम केसेस को, और उसके बाद क्योंकि मैक्सिमम वेरिएशन है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता है। ये एक पॉजिटिव एंड पे है, एक्सट्रीम एंड पे, दूसरा नेगेटिव एंड पे, एक्सट्रीम एंड पे है। तो इस तरीके से हम ऐसे केसेस में एवरेज जो पॉपुलेशन होता है उसको न लेकर के उसको डिस्कार्ड करके और जो एक्सट्रीम केसेज होते हैं बिल्कुल उनको लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इंटेलिजेंस स्टडी कर रहा हो जी, तो वो एक तरफ तो जीनियस को ले लेगा और दूसरी तरफ मेंटल रिटार्डेशन के केसेज को लेकर स्टडी किया जाए, तो ये इससे मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग का उदाहरण होगा। बिल्कुल जी। हाँ, मतलब है कि किसी भी एट्रीब्यूट को हम देख लेंगे कि कौन सा सबसे पॉजिटिव एंड पे है और कौन नेगेटिव एंड पे है और दोनों को हम कॉन्ट्रास्ट करेंगे ताकि हम इन डेप्थ स्टडी कर सकें उस खास पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के संदर्भ में। जी 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 जी, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग क्या है। हमारे साथ, जैसा कि आरंभ में ही हमने बताया था, हमारे साथ कुछ रिसर्च स्कॉलर्स भी हमारे साथ बैठे हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि हम जानते हैं कि सर जो शोध है, रिसर्च है, उसको हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ क्वांटिटेटिव और दूसरी तरफ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की ओर जब हम देखते हैं तो उससे पता चलता है कि जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो उसका सपोर्ट कर रहा है रिसर्च का, परंतु क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है वो हमेशा उस पर प्रश्न चिन्ह उठता रहता है, क्योंकि यह पूर्वाग्रह या सब्जेक्टिविटी से ग्रस्त होता है सर। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्वांटिटेटिव ज़्यादा रिलायबल है या फिर क्वालिटेटिव ज़्यादा रिलायबल है?
देखिए, आपने बहुत ही, यदि देखा जाए तो रिसर्च के एरिया में आपने ये बहुत ही मेटाफिजिकल क्वेश्चन पूछा है और वाकई बहुत पर्टिनेंट है। और देखा जाए तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। विजय जी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सबसे पहले जितने भी रिसर्च की हम बात करें तो जो दो हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इनके इंटेंडेड पर्पस को हम समझें। जी डेफिनेटली। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो फिज़िकल साइंसेज हैं, जहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब जितने भी, खास करके जो प्योर साइंस है, प्योर साइंस को क्वांटिफाई करना और उनके हाइपोथेसिस को अप्रूव करना और डिसअप्रूव करना, ये बहुत ही आसान है। लेकिन जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है तो आप जानते हैं कि विजय जी से जो वीरेंद्र जी हैं वो डिफरेंट हैं, शौकत जी संजय जी से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च तो जनरली वो आपसे भी डेटा कलेक्ट करता है, इनसे भी डेटा कलेक्ट करता है, इनसे भी डेटा कलेक्ट करके और सबको जनरलाइज करके सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे बिठा देता है। तो यदि देखा जाए तो जो ह्यूमैनिटीज़ और जो सोशल साइंसेज के रिसर्च जो होते हैं वो बेसिकली क्वालिटेटिव पैराडाइम पे ही होना चाहिए, क्योंकि सोशल ईच एंड एवरी फेनोमेनन अपने आप में यूनिक है। हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, हर एक कल्चर अपने आप में यूनिक है, हर एक स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है। तो जब यूनिकनेस है तो जनरलाइजेशन का कहाँ सवाल उठता है? आप जनरलाइजेशन करते हैं तो इसका मतलब आप उस व्यक्ति का इंडिविजुअलिटी पे चैलेंज करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इंडिविजुअलिटी को एम्फसाइज करता है कि यदि आप पे रिसर्च करता है तो वो ये बतलाएगा कि आपको किस तरीके का स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, आपको किस तरीके के टेक्स्ट की ज़रूरत है, आपको किस तरीके की लैंग्वेज की ज़रूरत है, आप किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हो सकता है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो और वीरेंद्र जी हो सकता है कि हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल। तो हम एक ही उस पर हम तौल नहीं सकते हैं, इसीलिए वो डिपेंड करता है कि नॉलेज के किस बॉडी पे हम रिसर्च कर रहे हैं, या वेदर इट इज़ फिजिकल साइंस और इट इज़ बिहेवियरल साइंस। तो बिहेवियरल साइंस में जो एक मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है वो बेसिकली फिनोमेनोलॉजिकल आइडियोलॉजी पे ज़्यादा, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ सर मौजूद हैं वीरेंद्र जी, जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस के रिसर्च स्कॉलर हैं। बहुत देर से वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि उनको प्रश्न पूछने का मौका मिले। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि गुणात्मक शोध में जो अभी तक आपने टेक्निक होता है, उनके अलावा भी कोई टेक्निक्स होती है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें जैसे सैम्पलिंग का आपको पता है कि रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग, यदि देखा जाए तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम दोनों का ब्लेंड कर देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, लेकिन हम नॉन रैंडम को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं क्योंकि हम पर्पसफुल यूनिट पे ही स्टडी करना चाहते हैं। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो दोनों का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, किसका किसका, रैंडम में जितने भी हैं और जितने नॉन रैंडम में हैं, दोनों को मिक्स करके तो आपके पास तो बहुत सारे सेट बन जाएंगे, राइट? और उन सारे सेट को हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग टू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपके पास कितने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, और वेदर आप जनरलाइज करना चाहते हैं या आप केवल यूनिकनेस की स्टडी करना चाहते हैं या इंडिविजुअलिटी की स्टडी करना चाहते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि कितने टाइप्स होंगे। और जितने भी अभी तक आपने रैंडम और नॉन रैंडम दोनों को आप बहुत ही जुडिशियस मिक्स करके आप सैम्पलिंग टेक्निक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद वीरेंद्र जी। अब जैसा कि आपने पूछा कि और भी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, तो जब भी हम पर्पसिव सैम्पलिंग की बात करते हैं तो बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो डिस्कस हुए वो 4-5 जो बहुत महत्वपूर्ण थे वो डिस्कस हुए। जैसे उनके अलावा अपॉर्चुनिस्टिक और इमिग्रेंट सैम्पलिंग, पर्पसफुल रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट केसेस, बहुत सारे हैं जो कि कभी अगर हमें दूसरी बार मौका मिला तो उसको सबको
डिटेल हाँ, में मैं तो discuss ये करेंगे। भी आपसे चाहूँगा कि खास करके कि अभी तक जितने शायद आपने नोट किया होगा जी जी, मैंने नोट किया है। कि अभी तक हम लोगों ने जितने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, क्वालिटेटिव सैम्पलिंग टेक्निक का हमने अभी तक ये कहा है, तो आप एक बार यदि स्टूडेंट को आप ये कर दें तो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा इन लोगों के लिए। तो एक बार धन्यवाद सर। जैसा कि हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, उसमें एक्सट्रीम और डेविएंट केस सैम्पलिंग है, उसके अलावा इंटेंसिटी सैम्पलिंग हो, मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग, क्रिटिकल केस सैम्पलिंग, स्नोबॉल और चेन सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड पर्पसफुल सैम्पलिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स्ड पर्पसफुल सैम्पलिंग, इतना हमने आज डिस्कस किया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो रेयर टेक्निक्स हैं, हाँ। हम प्रायः यूज नहीं किए जाते, लेकिन कभी कभी जब हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारा जब उद्देश्य से डिमांड करता है, तो हम उनका प्रयोग करते हैं। उनमें अपॉर्चुनिस्टिक और इमरजेंट सैम्पलिंग, पर्पसफुल रैंडम सैम्पलिंग, उनमें सैम्पलिंग पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट केसेज, उनमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग और थ्योरी बेस्ड और ऑपरेशनल कंस्ट्रक्ट और थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, ये सारे शामिल हैं। मैं देख रहा हूँ अभी कि हमारे छात्र संजय जी अपनी बारी का इंतज़ार करते करते थक गए हैं। संजय जी, आप अपना प्रश्न संक्षेप में पूछें। धन्यवाद सर। आपने जैसा कि बताया क्वालिटेटिव सैम्पलिंग के बारे में, रिसर्च सैम्पलिंग के बारे में, तो मेरा जो रिसर्च है, शोध है, वो राजस्थान में शहरी जनजाति की बालिकाओं की शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन, इसमें मेरा ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। और इसमें मुझे किस तरह की इस सैम्पलिंग की जो तकनीक बताई, उनमें कौन सी सैम्पलिंग उचित रहेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि शायद आप जो सहरिया जनजाति की जो बालिकाएं हैं, उनके आप एजुकेशनल स्टेटस का आप स्टडी करना चाहते हैं, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि उनके बैकवर्डनेस का, एजुकेशनल बैकवर्डनेस के क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो देखिए, चूँकि सहरिया जनजाति को ही सेलेक्ट करना है आपको, यही आपका पर्पज़ है जी। तो ये पर्पज़िव एक सैम्पलिंग होगी। और ख़ास करके जैसे उसमें भी आपको बहुत सारे डेविएशंस हैं। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ पे सहरिया जनजाति की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जिनमें स्थिति उनकी और बदतर होगी जी। बहुत सारे इसमें वेरिएशंस हैं। और आपको ख़ास करके ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में उनका जो एजुकेशनल स्टेटस है कितना अच्छा है, कितना ये है, वो आपको एक पायलट स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि आपको पता चले जाए कि प्रॉब्लम का एरिया कहाँ है, प्रॉब्लम है कहाँ, केंद्र कहाँ है, ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहली बात है कि और थोड़ा सा स्ट्रेटा में भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको। खास करके स्ट्रेटा का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ कुछ प्राइमरी एजुकेशन को ही कंप्लीट नहीं कर पाती, कुछ मतलब सेकेंडरी स्कूल को नहीं कर पाती, कुछ के पेरेंट्स जो हैं बिल्कुल हाईली अनएजुकेटेड हैं, किसी के बिल्कुल थोड़ा एक दो एजुकेटेड भी हो सकते हैं। तो ये है कि आपको बहुत ही मिक्स्ड टाइप की सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। खास करके जहाँ पे यदि देखा जाए तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीटली पर्पसफुल होगा, राइट। फिर डिस्ट्रिक्ट्स के बाद यदि देखा जाए तो आपको सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा कि कौन कौन से तहसील जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इसमें देखा जाए तो आपके पास मल्टीपल सैम्पलिंग होंगे। एक तो विद्यालय की सैम्पलिंग करनी होगी, एक डिस्ट्रिक्ट्स की सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, तहसील की सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, स्टेक होल्डर्स आपके जितने भी हैं सबके ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर की सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। और कुछ खास पर्टिकुलर ग्रुप पे भी या एक या दो लड़कियों पे भी आपको केस स्टडी करना पड़ेगा, ताकि जो आपने स्टडी की है वो स्टडी को, ये केस स्टडी का जो रिपोर्ट है वो दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे सैम्पलिंग टेक्निक को ऑप्ट करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग, तो बहुत सारी टेक्निक्स को। धन्यवाद सर, और इस को बताने के लिए मेरे जो संदेह थे वो सब दूर हो गए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है।
अभी हमारे पास एक और हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके पास भी कुछ प्रश्न हैं। शौकत जी, आप अपना प्रश्न पूछें संक्षेप में। सर, हमने चर्चा की, उसमें बीच में बात आई मिक्स मेथड की। चूँकि हमारे यहाँ रिसर्च स्कॉलर ज़्यादातर सोशल साइंसेज से हैं, तो कितना उपयुक्त होता है एक मिक्स मेथड को लेकर रिसर्च करना, और उसकी क्वालिटी पे क्या असर पड़ता है? अगर हम मिक्स मेथड लेके चलें तो हमारी स्टडी बेहतर होगी, आप बताएं। यदि देखा जाए तो नॉलेज के साइकिल पे यदि हम बात करें तो नॉलेज ऐसे चलता है, पहले कोई एक नॉलेज जो है वो थीसिस का काम करता है, फिर जस्ट उसके अपोजिट एंटीथेसिस होता है, फिर थीसिस का पॉजिटिव और एंटीथेसिस का पॉजिटिव दोनों को मिक्स करके हम सिंथेसिस पे बात करते हैं, जिसको वाद और प्रतिवाद और दोनों के पॉजिटिव पॉइंट को रख करके हम संवाद का प्रयोग करते हैं, राइट। मिक्स्ड मेथड यदि देखा जाए कि क्वालिटेटिव जो रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च का एंटीथेसिस क्या है? क्वांटिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव में भी कुछ मेरिट्स हैं और क्वांटिटेटिव में भी कुछ मेरिट्स हैं। अब एज ए रिसर्चर को क्या करना चाहिए कि क्वालिटेटिव के मेरिट्स को और क्वांटिटेटिव के मेरिट्स को दोनों को ले लेना चाहिए और मिक्स्ड मेथड पे चला जाना चाहिए। वो भी डिपेंड करता है कि आपका सीक्वेंस क्या होगा, पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च पे जाएंगे या पहले क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाएंगे। इन दोनों के भी सीक्वेंस में बहुत ही डिफरेंस है कि पहला ये होता है कि हम क्वालिटेटिव करें फिर क्वांटिटेटिव करें, पहले ये होगा कि हम जस्ट उसका अपोजिट करें। इस तरीके से जो मिक्स्ड मेथड को आज के डेट में सबसे बैलेंस्ड रिसर्च मेथड माना गया है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सोशल साइंसेज में जो एक बैलेंस्ड जो मेथडोलॉजी है वो खास करके मिक्स्ड मेथडोलॉजी है, और उस पर खास करके एम्फेसाइज करना चाहिए, ताकि इसमें मल्टीपल एंगल से ट्रायंगुलेशन हो जाता है। सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके हम बिल्कुल वेरीफाई कर लेते हैं कि क्वालिटेटिव एंगल से क्या है, क्वांटिटेटिव एंगल से क्या है, और हमारे पास जो रिसर्च का जो फाइंडिंग आता है वो बहुत जस्टिफाइड आता है। तो ये एक बैलेंस्ड मॉडल है। धन्यवाद सर। आज हमने शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर रजनी रंजन सिंह जी से यह सीखा कि कौन कौन से मेथड हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, गुणात्मक शोध में सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड हैं। और जैसा कि आज हमारे पास समय का अभाव है, यह सत्र हमें यहीं पे पूरा करना होगा, लेकिन हम माननीय डॉक्टर रजनी रंजन सिंह जी से रिक्वेस्ट करेंगे, जैसा कि आखिर में आपने देखा कि वो डिस्कस कर रहे थे कि मिक्स्ड मेथड इज़ द बैलेंस्ड मेथड ऑफ सोशल रिसर्च एंड दिस इज़ द इमर्जिंग ट्रेंड इन सोशल रिसर्च। तो अगले सत्र में हम डॉक्टर रजनी रंजन सिंह जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मिक्स्ड मेथड रिसर्च पे थोड़ा प्रकाश डालें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद।